नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 7 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। करंट अफेयर डिस्कशन में पहला जो आर्टिकल हमारा है वो है कैंसर मूनशॉट प्रोजेक्ट से संबंधित। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट ये है कि अभी जो वर्तमान के राष्ट्रपति है यूएसए के, इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है। उन्होंने एक चीज़ें स्टार्ट किया है कि कैंसर को लेके आगे बढ़ने की एक चैलेंज ली है कि 2047 तक हम क्या करेंगे कि मृत्यु की जो दर है उसको 50% से कम कर देंगे। कैसे करेंगे? ये लक्ष्य जो उनके द्वारा घोषणा की गई है, किस रूप से करेंगे? तो चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, निंदा और रोग संचालित देखभाल जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके तहत होगा। अब हम की पॉइंट देखते हैं कि कैंसर मूनशॉट जो है ये कार्यक्रम पहली बार 2016 में स्टार्ट किया गया था। जब बाइडन क्या थे, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे, तो उस समय जॉर्ज बाइडन जो थे, जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति है, वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा 2016 में ही इसको चालू कर दिया गया था, शुरुआत कर दिया गया था 2016 के आसपास। ठीक है, इसके रोगों में क्या किया जाता है कि इनमें इम्यूनोथेरेपी का में सुधार के लिए, ठीक है, विभिन्न कैंसर जो है हमारे परियोजना, इसमें इम्यूनोथेरेपी, उसके बाद ट्यूमर का जो मैपिंग होता है उसको करना, रोगों के साथ जुड़ना, ठीक है, रोगियों के साथ जुड़ना, दवा के प्रतिरोध को संबोधित करना, जल्द से पता लगाना और अनुसंधान करना। आप कैंसर को क्या करो, जल्द से जल्द पता लगाइए, फिर उस पर रिसर्च करिए, अनुसंधान करिए, जिससे कि उसकी विस्तार जो किस तरह से हो रही है उस पर हम काम कर सके, एक्चुअली रूट तक पहुंचा जा सके। जो बीमारी है ना, बीमारी के रूट तक पहुंचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम जानते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है? कैंसर जो है वह एक बड़ा समूह है, रोगों का एक बड़ा समूह है, जो लोगों को क्या करता है, उनके अंग और उत्तक से चालू होता है। अंग और उत्तक से चालू होते हुए ये कोशिका को, जब वो कोशिका को, असमान कोशिका को अनियंत्रित रूप से बढ़ाती है। अनियंत्रित रूप से क्या करती है? बढ़ाती है, जो असमान कोशिका होती है। और शरीर के जो आसपास के हिस्से होते हैं उस पर ये आक्रमण करके क्या करती है, अपने फैल जाती है और अपने सीमाओं को फैला देती है, जिससे कि हमें कैंसर हो जाता है। कैंसर तरह से होता है। उसके बाद ये क्या होता है, मेटा स्टेसाइचिंग, ठीक है, मेटास्टेसाइचिंग कहलाती है जो प्रक्रिया जो फैलती है, उसके तहत ये मेटास्टेसाइचिंग कहलाती है, जिससे क्या होता है कि कैंसरों में मृत्यु होने का जो दर है वो बढ़ जाता है। जो आपको जो डेथ होने की जो दर है वो बढ़ने में एक प्रमुख कारण हो जाता है। ये पुरुषों में आमतौर पर देखा जाता है। तो पुरुषों में आप देखेंगे कि ये फेफड़े में कैंसर, ठीक है, पेट में पेट में, यकृत कैंसर, ये सारी चीज़ें होती है। महिला में क्या होता है, स्तन में, उनके ब्रेस्ट में होता है, फेफड़े में होता है, जो ग्रीवा होता है वहाँ पे होता है। थायराइड जो होता है, थायराइड कैंसर होता है। कोलेकल जो होता है, कोलेकल, उसमें भी ये कैंसर हमें हो जाता है। ठीक है, अब ये भारत में क्या है कि जितने भी भारत में वयस्क है ना दुनिया में, ठीक है, उसमें से वयस्क को अच्छी तरह से यही बीमारी जो है कैंसर और गैर संचारित जो रोग है उसके कारण मृत्यु होती है भारत के अंदर भी। तो ये अब हम जानते हैं, ये इसके बारे में हमने जान लिया कि किस तरह से ये बीमारी होती है। हमने ये कैंसर के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि ये मैन जो शॉट है ये वर्ल्ड कप से यूज़ किया गया था। ये जो मैन शॉट यूज़ किया गया जो योजना के लिए, ये पहली बार यूज़ किया गया था 1962 के दौरान, जब शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा था? यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब अभी के टाइम का रसिया जो है, उसका विघटन हो गया 1991 में। उसके बाद से ये यूएसएसआर रसिया के रूप में परिवर्तित हो गया। तो शीतकाल के दौरान चल रहा था। उनके जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, जॉन एफ जो कैनेडी थे उनके राष्ट्रपति, उन्होंने ये शुरुआत किया था इस मिशन का। इसके द्वारा उस समय कुछ और था टारगेट। उस तरह दौर में ये टारगेट था कि यूएसए के रसिया के साथ जो चीज़ें दौड़ चल रही थी उसमें कंपटीशन ये था कि अंतरिक्ष तक पहुंचना, मतलब चांद तक पहुंचने में भारत से पहले, रूस से पहले हम भेजेंगे अपने व्यक्ति को। तो इसलिए अपोलो जो मिशन था, अपोलो मिशन जो था, अपोलो 11 मिशन जो था, उसको इन्होंने क्या किया, 1969 में चंद्रमा पे पहले व्यक्ति भेजने में ये सफल हुए। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। बड़ा वंदे भारत ट्रेन से संबंधित है। ये वंदे भारत ट्रेन से संबंधित ये आर्टिकल आया है कि सरकार के द्वारा हाल ही में बजट में ये कहा गया है कि 300 वर्ष, अगले जो 3 वर्ष है
उसमें हम क्या करेंगे, सेमी स्पीड जो ट्रेन है उसकी संख्या को बढ़ा के 400 करेंगे, इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, ये जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है, वर्तमान में जो योजना चल रही है 2023 तक के लिए, उसके स्वतंत्र मतलब इसके ज़्यादा, मतलब 2023 तक जो 2075 तक चलने वाला था सक्षम, उसके अतिरिक्त इसको चलाने की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। वंदे भारत ट्रेन है क्या? यह जो ट्रेन है सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट है। ठीक है, सेमी हाई स्पीड मतलब कि स्पीड इनमें ज़्यादा रहता है, राइट। इनमें 16 कोच होता है, स्वचालित होता है, इसमें कोई इंजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये ट्रेन के साथ ही सेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके भी जो वितरित आकर्षण शक्ति प्रणाली के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ये याद रखिएगा। वितरित आकर्षण जो उनकी प्रणाली है, शक्ति प्रणाली, उनके द्वारा ये विकसित किया गया है, जो कि तेज़ी से चलने में एक आदर्श है, मतलब तेज़ी से चलने के लिए यह एक सक्षम ट्रेन है। वितरित शक्ति जो ट्रेन है, ठीक है, और लोको हेल जो ट्रेन है, उनकी तुलना में आप देख सकते हो उच्च रूप से क्या करते हैं, स्वचालित होते ही गति स्पीड से पकड़ लेता है। ठीक है, और आराम से भी ये रुक सकता है, धीरे धीरे रुकने के लिए अधिक समय लेती है, राइट। उसके बाद है कि 2019 में है, इसको पेश किया गया था 2019 में वंदे भारत को बनने के लिए। ठीक है, ये नवीनतम प्रणाली है। तो कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में। 2019 के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था बनने के लिए, राइट। एक मिनट ना, पेन को थोड़ा सा छोटा कर लिया। हाँ, 2019 में इसको बनने के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। ये फिलहाल 2 ट्रेन चलती है भारत में। वो 2 ट्रेन जो है वंदे भारत, वो एक चलती है दिल्ली से बनारस से यूपी के लिए, दूसरा चलती है दिल्ली से कटरा के लिए जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2 ट्रेन अभी वर्तमान में चल रही है। इसका जो दूसरा नाम है वो नाम है कि ट्रेन 18 के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है हमारा कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल लेफ एंटीवायरस फेस मास्क से संबंधित है। इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। ये आप सिलेबस के इस पार्ट से लिंक कर सकते हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। इसमें क्या किया गया है, भारत के जो वैज्ञानिक समूह है एक टीम के द्वारा और उद्योग जो भागीदार है उनके द्वारा मूल के एक सहयोग बनाया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो फेस मास्क है उसको हम क्या करें, एक मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, उसमें हम डेवलप किया जाए। कॉपर आधारित जो नैनो पार्टिकल है, ठीक है, कोडेड एंटीवायरस फेस मास्क विकसित करने की बात की गई है। ठीक है, ये किससे लड़ने की बात की जाती है? ये कोविड-19 से लड़ने की बात की जाएगी। अन्य वायरस से भी लड़ेगी, बैक्टीरियन जो जितने भी संक्रमण है उसके खिलाफ ये लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है, ये है बायोडिग्रेडेबल जो है आधारित, ये सांस लेने में जो है कि आप ज़्यादा समय तक सांस ले सकते हो उसमें। ठीक है, ऐसे क्या होता है, आप नॉर्मल मास्क पहने हो ना तो सफोकेशन होने लगता है, आप मास्क पहन के रखते हो तो आपको खुली में सांस लेनी, लेकिन ये जो है वो चीज़ें करने के लिए सक्षम है। इसको आप धोने योग्य, आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके जो कोविड-19 के तहत ये जो नैनो पार्टिकल मिशन है, ठीक है, नैनो मिशन प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट किया गया था महामारी से लड़ने के लिए, जो किसके आधार से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर ये आता है। ठीक है, अब हम जानते हैं नैनो मिशन के बारे में। ठीक है, नैनो मिशन के बारे में जानते हैं। नैनो मिशन क्या है? नैनो मिशन 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कौन सा विभाग इसमें काम करता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये कार्य किया गया है, नैनो मिशन शुरू किया गया। उसके बाद है इसमें आप, इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सके, रिसर्च किया जा सके, अनुसंधान किया जा सके, जिससे कि हम क्या करें। देखिए इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नैनो प्रौद्योगिकी को बुनियादी संरचना मतलब बुनियादी करना, बुनियादी ढांचे को विकसित करना। नैनो जो साइंस है उनमें क्या करना है, अनुसंधान करना है जिससे स्थापित हो सके नैनो साइंस। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी को मानव में आपको करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, जिससे कि क्या हो कि नैनो टेक्नोलॉजी में इसके मामले में भारत आगे जा पाए, राइट। उसके बाद देखिए नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसको हम कई बार क्या बोलते हैं, नैनो टेक भी बोला जाता है, नैनो टेक भी करता है। तो यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? तो नैनो टेक्नोलॉजी है, यह एक तकनीक है जिसमें क्या होता है, परमाणु, आणविक और सुपरमैलिक्यूलर के पैमाने पे क्या करता है, पदार्थ को हेरा फेरी करके ये चीज़ें बनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के पैमाने पे इसको रखा जाता है, इस कण को जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। वो है कि बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्रों में मतलब कि उच्च दर में गतिविधि की, लहर की गतिविधि की अनुमान लगाई गई है। ये अनुमान कहाँ से लगाई गई? तो एक रिसर्च हुआ है, एक अध्ययन किया गया है,
ठीक है, इसको आप जीएस पेपर के पार्ट से पढ़ भूगोल से कर सकते हैं, विश्व भूगोल से। तो ये सारी चीज़ें कंटेस्ट में आया, अभी चर्चा में आया ये कि वैज्ञानिक ने इसमें अध्ययन किया है कि इन क्षेत्रों में क्या होगा कि भारी लहर आने की संभावना है। ठीक है, इस अध्ययन के बारे में देखते हैं कि अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ये अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समुद्र के जो तट के जो समुदाय के लोग होते हैं वो तो ऐसे ही आप जलवायु परिवर्तन के कारण, अन्य जो पर्यावरणीय जो कारण है उनसे ये सारे चीज़ें ये लोग क्या करते हैं, प्रभावित रहते हैं। इस गतिविधि से सबसे ज़्यादा संवेदनशील यही पाए जाते हैं। आप देख सकते हो बाढ़, आप देख सकते हो कि उड़ीसा जो हमारा कोस्टल इलाका है, चक्रवात आता ही रहता है, ये सारी चीज़ें होती ही रहती है वहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उन पे प्रभाव क्या पड़ता है, तो विनय होती है उनकी बुनियादी जो संरचना का बुनियादी जो ढांचा है, जैसे सड़क है, ये रोड है, ये सब सारी चीज़ों का क्या होता है, नुकसान होता है। भूजल में खड़े पानी की घुसपैठ हो जाती है, मतलब भूजल जो होती है ना भूमि के जल में, उसमें खड़े पानी आ जाती है, नमकीन पानी। फसल का विनाश हो जाता है, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम उसमें हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होती है। राइट, अब हम देखते हैं दुनिया भर में जो वैज्ञानिकों का अनुभव है, इनके जो भयंकर का कहने का जो कारण है उनके बारे में देखते हैं। ये बताते हैं कि उत्तर हिंद महासागर में अत्यधिक पवन ऊर्जा की गतिविधि हो सकती है। ठीक है, जिससे कि परमाणु पर जो सूचकांक है उसमें ये चीज़ें नोटिस किया गया है, इसमें गुंजाइश है। अनुभवों के विश्लेषक के संकेत क्या क्या है, संकेत ये दिए हैं कि जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस दौरान क्या हो सकता है, दक्षिण हिंद महासागर में ये अधिक वर्षा लहर आ सकती है। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी के मध्य में क्या हो सकता है, अत्यधिक हवा की गतिविधियों को देखा जा सकता है। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, आप ये महीने याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ें लगाइए कि ये रिसर्च किया गया है कि जलवायु परिवर्तन में ये चीज़ें बढ़ावा हो सकता है, तो इसको आप लिख सकते हो। आपको हर एक डेट नहीं याद करके रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं है। दक्षिण हिंद महासागर में इसके ऊपर जो चरम है, ठीक है, इसमें क्या है कि लहर 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर तेज़ी से उठेगी। राइट, तो ये सारी चीज़ें दिया गया है। ओमान की खाड़ी में आप देख सकते हो कि ओमान की खाड़ी में और फारस की खाड़ी में ये चीज़ें 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गर्मी की पैदावार हो सकती है। ये एक्चुअली PIB में न्यूज़ कवर किया गया था, PIB। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, द हिंदू, इंडियन स्पेस, PIB और बाकी जो न्यूज़ है जहाँ से इंपॉर्टेंट होता है मैं आपके लिए यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आर्टिकल था। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं।